और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। कल प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में रैली की और 24,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार को भी जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान। हम योजनाओं का पैसा भेजते हैं और यहाँ पर कांग्रेस का पंजा जो है वो झपट्टा मार देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की झूठ की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को प्रदेश के बेटे बेटियों से मतलब नहीं है, वो अपने बेटे का भविष्य बचाने में लगे हुए हैं। राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, इन्होंने क्या किया? 4 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर, पोस्टिंग और लूट की खुली छूट मिली हुई है ताकि वो दूसरे गुट में भाग न जाए। यहां सिस्टम इतना बेखौफ हो गया है कि पेपर लीक की एक अलग इंडस्ट्री खुल गई है। अब तक 17 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। यानी यहां युवाओं के भविष्य से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। साथियों, हर जगह स्कूल कॉलेजों को राजनीति से बाहर रखा जाता है ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की लूट ने शिक्षण संस्थानों को भी नहीं बख्शा। तो अब राजस्थान में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिलेगा और प्रधानमंत्री और तमाम नेताओं के दौरे जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री राजस्थान में कल बीकानेर में बारिश के बीच में उन्होंने रोड शो भी किया। रोड शो में बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट भी शामिल हुए। तो बारिश के चलते पहले लग रहा था कि उतनी तादाद में लोग नहीं यहाँ पर इकट्ठा होंगे, लेकिन चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों चाहे आम लोग हों, अच्छी खासी तादाद उनकी नजर आई। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा था तब साइकिलिस्ट भी उसमें शामिल हुए नजर आई। और जिस तरह से मोदी के नारों कल प्रधानमंत्री ने तेलंगाना को कई परियोजनाओं की सौगात दी है। कुछ का शिलान्यास किया तो कुछ का लोकार्पण। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक रैली में राज्य की बीआरएस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केसीआर सरकार जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है। तेलंगाना के हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में परिवारवादी पार्टी की सरकार है और परिवारवादी राज्य की चिंता नहीं करते हैं। परिवारवादी पार्टी की नींव भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है। वारंगल के भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 घंटे की तेलंगाना की शुरुआत मंदिर यात्रा से हुई। उसके बाद उन्होंने 6,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुरू किया, जिसमें 521 करोड़ की रेलवे उत्पादन इकाई और 5,500 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। आज तेलंगाना की कनेक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 6,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है। साथियों, नए लक्ष्य हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं। मन मुख्यमंत्री लोग के चंद्रशेखर राव की बीआरएस सरकार आरोप लगाती रही है कि तेलंगाना को केंद्र सरकार नजरअंदाज कर रही है। हम किसी परियोजना के राष्ट्रीय दर्जे की मांग करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं काजीपेट रेलवे स्टेशन बना लो, नहीं रेल कोच कारखाना खोल लो। वो कुछ नहीं करते हैं। हम एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो हम चाहते हैं। आप यहाँ आकर लड़ना चाहते हैं, मैं दिल्ली आकर लड़ने के लिए तैयार हूँ।
तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम समय बचा है। तेलंगाना राज्य में बीजेपी नेतृत्व में हुए बदलाव के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली जनसभा थी। मोदी ने केसीआर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इशारों में दिल्ली आबकारी घोटाले का भी जिक्र किया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। ऐसी किसी भी धारणा से कांग्रेस को फायदा हो सकता है कि बीजेपी ने बीआरएस के खिलाफ अपना रुख नर्म किया है। कर्नाटक की जीत के बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और बीआरएस से नाराज लोगों के वोट उसे मिल सकते हैं। उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तीन देशों की सरहद पार कर 4 बच्चों के साथ प्रेमी सचिन से मुलाकात करने ग्रेटर नोएडा पहुंची पाकिस्तानी महिला की कहानी सुर्खियों में है। सीमा हैदर ने सचिन से शादी कर ली। इस शादी के खुलासे के बाद तरह तरह के सवाल भी उठे, लेकिन अब दोनों को नोएडा कोर्ट से बेल मिल गई है। एक रिपोर्ट। सीमा, बताइए कैसा लग रहा है? पहले बताइए, यहाँ पर जब से बेल आपको मिली है, यहाँ पर तो आप लोगों को आपको देखने के लिए जब से आई हैं तब से तो लोग लगातार आ रहे हैं। सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे उसने उठाया, पुलिस वाले ने, कि सीमा तुम्हारी रिहाई हो गई। तो मैं तब चीख पड़ी क्या सच में, क्योंकि मुझे था कि 6-5 महीने तो मैं यहीं पड़ी रहूँगी कि कौन करेगा, ये भी यहाँ, पापा भी यहीं जेल में थे, मैं भी जेल में थी। तो उम्मीद डेली न्यूज़पेपर तो पढ़वाती थी किसी न किसी से, पर उम्मीद नहीं थी कैसे हो जाएगा। तो खुशी की कोई हद ही नहीं थी मेरी तो। और यहाँ देखने वाले इतने लोग आ रहे हैं आपको, हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हैं आप? सर मैं यहीं रहना चाहती हूँ, बस आप लोग मेरे लिए हेल्प कर दो कि मैं यहाँ रहूँ, यहाँ से मुझे कोई भी वापस ना भेज सके। वापस नहीं भेज सके। अच्छा, आपने सिंदूर भी लगाया हुआ है, बिंदी भी लगाई हुई है, साड़ी भी पहनी हुई है, तो एक भारतीय महिला की तरह जो शादीशुदा हो जाती है, चूड़ी वगैरह भी पहनी हुई है, तो आप पूरी इंडियन ही हो गई। तो आपने ये अच्छा लग रहा है ये पूरा सब कुछ? बिल्कुल सर, मैंने ये धर्म स्वीकार कर लिया। जब मैं हिंदू, मेरा पति हिंदू, तो अच्छा लग रहा है। तो देश भी अब मेरा हो गया, इंडिया भी, अब मैं इंडियन हूँ। अब आप इंडियन हैं? थोड़ा कागजी है वो हो जाए, फिर बस कागजी हो जाए। अच्छा सचिन, कैसा लग रहा है? अब आज तो कोर्ट से भी बेल मिल गई, अब थोड़ा सा डर जो लग रहा था कि छुप छुप के रह रहे थे, अब थोड़ा सा राहत है कि अब तो लीगल तरीके से निकल करके आगे बाहर? ना जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी भी है कि हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, हमारी बेल भी हो गई। अच्छा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और समाज से तो सपोर्ट मिल रहा है खूब? जी सर, सबसे सपोर्ट मिल रहा है। सब क्या कह रहे हैं आकर के आपको? सब बस यही कह रहे हैं, ठीक है तुम ठीक रहो, बस खुश रहो, सही है, बस ये कह रहे हैं। और क्या, आशीर्वाद दे रहे हैं बस। बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं यहाँ से, मुस्लिम आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, सब वो आशीर्वाद सर पे हाथ धर धर के आशीर्वाद दे दे कर जा रहे हैं। अच्छा सीमा, जब आप लोगों की बात हुई तो जब आप प्लॉट भी बेच दिया आपने, सबको नेपाल तक आ गए, डर नहीं लगा आपको? डर लगा था सर, बहुत लगा था, और बहुत थक भी गई थी, बहुत ज़्यादा। जब ये बीमार भी हो गए थे, इतना मतलब बुरा सफ़र था हमारा, बहुत लंबा सफ़र था, बहुत लंबा। पाकिस्तान से कहाँ? पहले दुबई 11 घंटे बैठे रहे, ना सो सके ना कुछ, वहाँ छेल हैं पर बैठे रहे। फिर 11 घंटे वहाँ बैठने के बाद फिर पहुँची नेपाल सुबह 11 की सुबह को। फिर वहीं से पोखरा से फिर यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। डर भी लग रहा होगा कहीं पासपोर्ट ना चेक कर? बहुत ज़्यादा मैं घबराई हुई थी मन में बहुत, और बार बार वहाँ नेपाली औरतें थी, उनको हिंदी आती थी, उनसे बार बार पूछे थे क्या क्या चेक करते हैं। तो इसी डर के कारण मेरे क्योंकि थैली भर गई थी, वो टिकट वगैरह थी ना, मैंने टिकट कहीं फेंक दी थी। बाकी सिर्फ जो आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये मैंने सोचा आगे काम आएंगे फ्यूचर में, तो वो मैंने धरा।